अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं उन सब से गुजारिश होगी, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए वीडियोस आगे कंटिन्यू रहे, तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं हो जाता। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और क्योंकि जितने भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। और टेलीग्राम की जो चैनल है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, मेरी टेलीग्राम की चैनल है उस पर मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूं। ये पीडीएफ जो भी है ये वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और वहां पे आपको नाम भी मिलेगा। अगर आपको लिंक से नहीं चलता है आपको नाम भी मिलेगा। मेरा नाम है ERMUMIN, मोमिन मजीद, MAJEED। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूं मैं। और उसके बगैर आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट हो रहा हुआ है, मैंने MCQs भी स्टार्ट किए हैं, तो सारा यहीं पे है। लेट्स आपको स्टैटिस्टिक्स भी है, मैथमेटिक्स के MCQs भी, सारा आपको लगभग मैंने कवर करवा के रखा है। तो ये आज आपका, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। तो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बोला था लगभग आप समझ लीजिए 35 to 40 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन हम इसको डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ेंगे, आप इसको थोड़ा एंजॉय भी करोगे क्योंकि मजेदार सब्जेक्ट भी है। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। देखिए पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा मैं रिवीजन देता हूं, क्विक रिकैप कर देता हूं। बेटा हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था ना वो था यूटिलिटी। आपके स्क्रीन पे है यूटिलिटी। मैंने क्या बोला था, जो भी हमारी ख्वाहिशात है, मतलब गुड्स जो होते हैं, गुड्स में हमारी ख्वाहिशात को खत्म करने की एक कैपेसिटी होती है, उसी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, फिर मैंने बोला था जो भी कोई प्रोडक्ट है हर किसी में कुछ ना कुछ यूटिलिटी तो मौजूद होती है। फिर हमने बोला था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। अगर आपने अभी पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है, आप सबसे गुजारिश है, तब आपको ये समझ नहीं आएगा। देखिए अगर इसको बिगिनिंग से देखेंगे ना फिर आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। आप बिलीव करो, आप मुझे बिलीव करो कि आप ये इंटरेस्टिंग है ना, इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, इसमें मजा आने वाला है। लेकिन तब जब आप पहले से इसको अच्छे से सुनोगे, और आपको नोट्स भी जो सारा में है ना, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप PDF इसकी ले लो और इसको अच्छे से दिमाग में रख लो, छाप लो इसको दिमाग पे, और नोट्स भी बनाओ, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, लेक्चर्स भी देखो, और साथ साथ वो नोट्स जो मैं ये आपको दे रहा हूँ इसको भी देख लीजिए। तो सब उसके बाद मैंने बोला था मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। एक था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये आता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल। एक था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वो किसने दिया था, गिवन बाय हिग्स। तो चलिए उसके बाद हमने बोला था प्राइस क्या होता है, मार्केट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, और रेवेन्यू क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बताया था इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम क्या करता है रिप्रेजेंट, और प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम क्या मतलब होता है, रिसोर्स का इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। फिर हमने बोला था इनकम के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है इनकम के। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था, नॉमिनल इनकम है, रियल इनकम। देखिए रियल इनकम में एक चीज आता है इन्फ्लेशन, क्योंकि मैंने अभी इन्फ्लेशन नहीं पढ़ाई, तो आप समझ लीजिए कि अभी हम इसको मैंने थोड़ा ऐसे आप समझ लीजिए कि वो लेमैन डेफिनेशन आपको बोली। ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर डेफिनेशन जो है, मतलब जो मैंने ये डेफिनेशन प्रॉपर लिखी है यहाँ पे, लेकिन ये समझ नहीं आएगी आपको ये, क्योंकि इन्फ्लेशन लिखा है। इन्फ्लेशन क्या होता है आगे हमें सारा डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल उसके बाद हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, है ना। ये 2 मेथड्स थे हमारे पास। डिडक्टिव मेथड का दूसरा नाम क्या होता था, एनालिटिकल या एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और हमारे पास जो इंडक्टिव मेथड है उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल मेथड। ठीक है, और ये आ सकता है क्वेश्चन में कि डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा इकोनॉमिस्ट जो है ना वो उसको सपोर्ट करता था। तो याद रखना आपको, नियो क्लासिकल स्कूल एंड क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे रिकार्डो है,
सीनियर है, जेएस मिल है, मैल्थस है, मार्शल है, पिगॉ है, ठीक है, ये सारे किसको करते थे प्रेफर? डिडक्टिव मेथड को। लेकिन जैसे मार्श, इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न सॉरी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट्स जो है, ठीक है, वो कौन सा अडॉप्ट करते थे? वो करते थे अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड। यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था आज हमको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लॉज के बारे में, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स में लॉज होते हैं या नहीं होते हैं? अगर होते हैं, क्या वो उसी तरह के लॉज होते हैं जिस तरह के वो साइंस के लॉज होते हैं? वो हमें देखना है। जिस तरह साइंस में न्यूटन्स लॉ होता है, जिस तरह साइंस में न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन ऑफ होता है, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लॉज होते हैं जो साइंस में होते हैं। क्या इस इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही कि वैसे लॉज मतलब होते हैं? क्या कुछ फर्क है कि अगर लॉज है और मतलब लॉज है तो कुछ फर्क है कि नहीं? अगर नहीं है तो कैसे है? ठीक है, देख लीजिए। देखिए इकोनॉमिस्ट्स जो थे उन्होंने बहुत सारे चीजों को ऑब्जर्व करके कुछ चीजें उन्होंने, जैसे मिसाल के तौर पर जब उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, इकोनॉमिस्ट्स ने ऑब्जर्व क्या किया? प्राइस इन द कमोडिटी। किस पे उन्होंने ऑब्जर्व किया? उन्होंने चेक किया, यानी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कमोडिटी यानी कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना, उसका उसके प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने ये भी देखा कि जो क्वांटिटी डिमांड होती है वहां से, मतलब जो मार्केट में डिमांड होती है ना उस प्राइस कमोडिटी की क्वांटिटी को, ठीक है, वो भी वेरी करती है किसके हिसाब से? प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की और उन्होंने एक थ्योरी बनाई। क्या बोला कि भाई ये जो आपस में ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना आपको क्वांटिटी डिमांडेड हाई होगी, ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए, जितना आप देखो, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, जितना मैं प्राइस इसका ज्यादा रखूंगा उतना डिमांड कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। और जितना मैं प्राइस को कम रखूंगा, मेरी डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये उन्होंने देखा था और इसी थ्योरी, इसको उन्होंने नाम दिया था थ्योरी। क्या बोला था? थ्योरी दिया था नाम ऑफ डिमांड। क्या बोला था? थ्योरी ऑफ डिमांड। इसी तरह हमारे पास थ्योरी ऑफ सप्लाई भी है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। आगे जाके हम पढ़ेंगे सारे, लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पे बताना है मुझे कि क्या यहाँ पे लॉज का क्या कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो फिर क्या किया उन इकोनॉमिस्ट्स ने? इन्होंने और जाके इसको और ऑब्जर्व किया, बहुत सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किया और इसको आगे जाके इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक है। तो जब इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल गई, ये थ्योरी ऑफ डिमांड से बन गया लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कब बन गया? जब इसको और ऑब्जर्व किया गया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने और ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब लेकिन मार्शल जो था, अल्फ्रेड मार्शल, याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल का ये कंसेप्ट था बेटा जी। क्या कंसेप्ट था उसका बेटा? अल्फ्रेड मार्शल बोलता था कि ये जो इकोनॉमिक्स में लॉज होते हैं ना, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं जितने साइंस के लॉज होते हैं। दे आर नॉट एज एक्यूरेट एज द लॉज ऑफ साइंस। इसीलिए आप पढ़ सकते हैं, मार्शल होल्ड्स द ओपिनियन दैट देयर आर नो लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स which can be compared for precision with the law of gravitation। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स में जो भी लॉज दिए जाते हैं ना, इकोनॉमिक्स में लॉज दिए जाते हैं टू सम, मतलब एज्यूम इसमें बहुत ज्यादा किया जाता है। इसमें एज्यूम ये किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम थ्योरी ऑफ डिमांड को ही पकड़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड इसको कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जितना प्राइस आप बढ़ाओगे, डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ये कभी कभार हो सकता है फेल। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोडक्ट है, उसके कस्टमर्स उसके लॉयल है, ठीक है, वो लॉयल कस्टमर्स है, वो चाहे प्राइस बढ़ाए प्राइस घटाए कितना भी बढ़ाए, लेकिन वो जो कस्टमर्स होते हैं वो उसी कंपनी के साथ उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा हुआ मगर डिमांड कम नहीं हुई। इसका मतलब ये हो गया इकोनॉमिक्स की लॉज की जो एक्यूरेसी है, उनकी जो आप उसको वैलिडिटी है, वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी साइंस के लॉज होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा जब इकोनॉमिक्स लॉज बनाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब लॉज बनाते हैं ना, उनमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, उनमें कुछ नहीं बताया जा सकता है कि कब क्या हो सकता है।
क्योंकि ये सारा इसमें इजीली जब भी हम इकोनॉमिक्स में लॉज मतलब इज्यूम मतलब लॉज इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम करते हैं, यूनिवर्सल लॉज बनाते हैं, उनको ऐसे बनाया जाता है कि उनको एज्यूम किया जाता है कि सारे जो भी इसमें कंडीशंस है ना वो नॉर्मल रहेंगी। यानी जो कस्टमर है ना वो ऐसे नहीं सोचेगा कि मतलब प्राइस बढ़ेगा तो मैं मतलब डिमांड भी सेम रखूंगा, वो ऐसे नहीं सोचेगा। तो इस हिसाब से वो इकोनॉमिक्स में सोचते हैं। इसका मतलब एजम्पशंस बहुत होती है कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में। और अगर उन एजम्पशंस से कुछ हट के गया, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। कोई पर्सन बोलता है चलो मुझे होने दो प्राइस कितना भी हो, लेकिन मैं यही खरीदूंगा। तो ये सारा डिपेंड होता है कंज्यूमर पे। तो इसका मतलब ये चेंज हो सकता है, कभी कभार इनके लॉज चेंज होते हैं, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। अब दूसरा चीज याद रख लेना, इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं ना ये असर्टिव नहीं होते हैं, ये इंडिकेटिव होते हैं। देखो क्या होता है, बिकॉज ऑफ वोलेटाइल बिहेवियर ऑफ नेचर ह्यूमंस का क्या नेचर होता है, हम वोलेटाइल होते हैं। सर जी वोलेटाइल क्या होता है, देखो हमको कभी वो पसंद आता है, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जो खुश आया वो किया, कल को जाके ये किया, दूसरे फिर अगले दिन कुछ और कर दिया। इसका मतलब हमारा नेचर जो है, हमारा बिहेवियर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। हम एक ही पैमाने पे खड़े नहीं होते। कल एक बात बोलते हैं, सुबह दूसरी बात बोलते हैं। ह्यूमन बिहेवियर टेस्ट इसका डिफरेंट होता है। आज बोलेगा गिरनर टी अच्छी है, कल बोलेगा नहीं ताजमहल अच्छी है, तीसरे दिन बोलेगा नहीं अब गिरनर ही अच्छी थी। अब इसका मतलब इसके क्या प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं एक पर्सन के। इसका मतलब इकोनॉमिक्स लॉ असर्टिव नहीं होता, यानी आपको कोई स्टेटमेंट नहीं बताएगा। इट विल नॉट टेल यू समथिंग, इट विल नॉट टेल यू समथिंग फॉर श्योर, बट इट विल इंडिकेट। ये आपको बस इंडिकेशन देगा, भाई ऐसा हो सकता है, इंडिकेट करेगा, असर्टिव नहीं देगा। जैसे मिसाल आपको साइंस लॉज जो होते हैं ना, साइंस के लॉज वो असर्टिव होते हैं, इंडिकेटिव नहीं होते हैं। वहां पे पता है कि लेट सपोज जिन्होंने इसको क्या बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा ना, वो सीधे बोलता है, अगर आपके पास बेटा, वो सीधे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप इसको क्या बोलते हैं एक्शन करोगे उसके अपोजिट उतना ही इक्वल रिएक्शन होगा। तो ये इंडिकेट नहीं करता है, ये बोलता है, असर्ट करता है। ठीक है, तो ये फर्क है इकोनॉमिक्स और साइंस लॉज में। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक्स में लॉज की हैसियत क्या होती है। तो इसका मतलब याद रख लेना है, इकोनॉमिक्स में वैसे लॉज नहीं होते हैं जैसे आपके साइंस में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इकोनॉमिक्स में वैसे लॉज का मतलब नहीं होता है जैसे आपके किस में होता है, जैसे आपके साइंस लॉज में होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। हमारे पास इसके बाद क्या है, अब हमारे पास आते हैं इकोनॉमिक्स के डिविजन्स। देखो बेटा, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, हम कैसे पढ़ते हैं, हम इस सीक्वेंस से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है, आप समझ लीजिए, एक डिवीजन होता है इकोनॉमिक्स का कंजम्पशन। देखो, आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, जब ह्यूमन वांट्स होती है, हमारी ख्वाहिशात होती है, ठीक है, वो ही इसमें आ जाती है। तो इसका मतलब आप तभी कोई चीज बनाओगे, कोई चीज बनाओगे जब ह्यूमंस की वांट होगी। जब ह्यूमंस की वांट ही नहीं होगी, आप कैसे उस चीज को बनाओगे। इसका मतलब सबसे पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट स्टार्ट होता है ह्यूमन वांट्स से। ठीक है, तो इसका मतलब वो किस में आता है, लेकिन कंजप्शन में, वांट्स तो कंजप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है काम, जो भी इंसान के ख्वाहिशात होते हैं ना, ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके ह्यूमंस के, ठीक है, ह्यूमन वांट्स के, तो वो किस पे बेस होते हैं, सारे बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर पे। वो डिपेंड करता है आपका कंज्यूमर कैसा होगा। ठीक है, तो इस कंजप्शन में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस को हम इसमें पढ़ते हैं। इसका मतलब कंजप्शन में हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट से कैसे मतलब कस्टमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। मैंने आपको बोला है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, अगर आप लेट सपोज मिसाल आपने एक आइसक्रीम खाई, लेट सपोज आपने एक आइसक्रीम खाई,
अब आप अगर दूसरी आइसक्रीम भी खाओगे ना, अब उतना मजा नहीं आता है जितना आपको पहले में आता है। इसका मतलब जितने जितने आप ज्यादा प्रोडक्ट्स, जितना आप ज्यादा क्वांटिटीज उस प्रोडक्ट के यूज करोगे, उतना उतना यूटिलिटी कम होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ये मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी अलग होता है, मार्जिनल यूटिलिटी अलग होता है। मार्जिनल यूटिलिटी आप समझ लीजिए, अगर आपने एक आइसक्रीम खाई, उसके बाद एक एडिशनल आइसक्रीम खाने से जो आपको यूटिलिटी मिलती है, मिसाल आपने लेट्स सपोज 5 आइसक्रीम खाई हुई है, अब आप 6th भी खाओगे, जो 6th आइसक्रीम से आपको ये एडिशनल आपको यूनिट आ गया, इस एडिशनल यूनिट से जो आपकी यूटिलिटी आएगी, उस यूटिलिटी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ये लॉ है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना, ये डिमिनिश होता है। यानी जितना जितना आप किसी गुड़ का क्वांटिटी खाओगे ना ज्यादा, क्योंकि इंसान फिर क्या होता है, फिर थक जाता है। जैसे अगर हम दिन भर चॉकलेट खाएंगे ना, फिर हमें चॉकलेट का मजा ही भूल जाएगा। अब बोलेंगे उसका ये क्या है, ये तो पत्थर जैसा मजा है, इसको तो मजा ही नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि अब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई उस प्रोडक्ट की। तो इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आगे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आहिस्ता आहिस्ता डील करने हैं हमें। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्शन। देखिए, जब कोई चीज बनेगा तभी तो कंज्यूम होगा ना। इसका मतलब प्रोडक्शन भी हमारे, देखो प्रोडक्शन में क्या होता है, जितने भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं, मैंने आपको बोला इनपुट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास फैक्टर इनपुट्स, दूसरे होते हैं आपके पास नॉन फैक्टर इनपुट्स। मैंने आपको बोला फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स में क्या आता है। फैक्टर इनपुट्स में आता है लैंड, लेबर, और आता है लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन आता है, और भी एक है वो, हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल। यानी आपको देखो इनपुट्स आपको देना है ना, पहले आपको कोई चीज प्रोड्यूस करना है, आपको क्या क्या देना है, फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर में आ जाता है रॉ मटेरियल। आपको जब कोई प्रोडक्ट बनाना है, पहले उसके लिए लैंड बनाना है, आपको कोई इंडस्ट्री बनानी है, कोई मिसाल प्रोडक्शन कंपनी बनानी है, आपको तो लैंड चाहिए ना, तो लैंड चाहिए, सो फैक्टर में आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए ना, आपको काम करना है ना, कोई चीज बनाना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें फैक्टर इनपुट्स होते हैं। और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल। जब ये इनपुट्स आप देते हो यहां से, फिर उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। मिसाल आपने रॉ मटेरियल लेट सपोज कोई चीज बना, मिसाल इसमें दिया लेट सपोज आटा या कुछ और, आटे से आपको निकलता है क्या, लेट सपोज आपको केक निकलता है, तो ये केक जो हमारा ये आउटपुट बन गया। तो प्रोडक्शन में हम इसी को पढ़ते हैं, हम अपना प्रोडक्ट क्या बनाए, कैसे बनाए, ठीक है, फिर उसको कैसे कैसे प्राइस रखे, ठीक है, ये सारा प्रोडक्शन में आता है। तो प्रोडक्शन में हम और बात करते हैं अपने इनपुट्स की, हमें कौन कौन सा इनपुट लेना चाहिए और किस हिसाब से उसके बारे में लेना चाहिए, और हमारे इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इनपुट को कैसे कंट्रोल करना है, और हमारा आउटपुट किस तरह से इनपुट पर डिपेंड होता है। ये सारी चीजें हम प्रोडक्शन में हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड होगी वो हमें बोलेगा एक्सचेंज के बारे में। देखिए बेटा, अब हमने कंज्यूमर को भूख भी लगी यानी ह्यूमन वांट्स, अब उसके बाद प्रोड्यूस भी किया, प्रोडक्शन, लेकिन अब उसको तो वो देना भी है ना। इसका मतलब जो प्रोडक्ट अब प्रोडक्शन कंपनी में बन गया, जो आपने प्रोड्यूस कर दिया, उसको आपको क्या करना है, उसको तो मार्केट में लाना भी है ना। इसका मतलब मार्केट में लाने से पहले उसका आपको एक प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया, इसका प्राइस क्या रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब प्राइस रख दिया, अब आपको सोचना है कि ये वो कैसे अब देना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। इसलिए आप पढ़ सकते हो, consumption is possible only if the produced commodity is placed in the hand of consumer. That means आपको वो तभी कंज्यूम कर पाएगा जो भी प्रोडक्ट होगा, जब उसके पास पहले कोई चीज पहुंचेगा। जब जो भी कोई चीज आपने बनाई होगी वो पहुंचना चाहिए ना पहले। इसका मतलब एक्सचेंज जरूरी है, आपको एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट जरूरी है। तो इसका मतलब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप एक्सचेंज। लास्ट स्टेप जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जब एक्सचेंज हो भी गया, लेकिन अब प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, इनकी कोऑर्डिनेशन से प्रोडक्शन बनता है, ठीक है। मतलब जो आप समझ लीजिए, अगर फैक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन मिलजुल के काम करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये सारे मिलजुल के काम करते हैं
तो प्रोड्यूस होता है कोई चीज, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी चीज प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ लैंड, विद द हेल्प ऑफ लेबर, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हमारे पास अब वेल्थ प्रोड्यूस हो गई, देखो अब उन्होंने जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने तो कुछ कमाया ना, इस चीज से कमाया। अब जो उन्होंने इनकम जनरेट हो गई वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि लैंड को भी अपना हिस्सा मिले, लेबर को भी अपना हिस्सा मिले, कैपिटल को भी अपना हिस्सा मिले, ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना हिस्सा मिले। तो वो किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें दिखी जाती है कि रेंट में कितना देंगे, ठीक है, वेजेस कितना देंगे एम्प्लॉयज को, इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना देंगे। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में कंपनी अपनी वेल्थ को देखता है कि जो भी वहां से वेल्थ जनरेट हो गया उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। यानी अपने जो भी इनको हिस्से होते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में, ठीक है, तो उनमें वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो भी इकोनॉमिक्स का लास्ट सब्जेक्ट होता है, लास्ट आपका स्टेप होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टाइप्स है इकोनॉमिक्स के, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और बोला जाता है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहले याद रखना है, आपको समझ लेना है इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है। इकोनॉमिक्स का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास बेटा जी रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड, है ना। और हमारे पास वांट्स होती है, ह्यूमन वांट्स, वो क्या होती है? अनलिमिटेड। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, इनके ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, और ये एक ही काम के लिए नहीं होते, ये इनके मल्टीपल यूज होते हैं। अब कौन सा चीज किस चीज के लिए आप पहले ये रिसोर्स यूज करोगे, आपको वो भी सोचना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया इकोनॉमिक्स में हम ऑब्जेक्टिव क्या रखते हैं कि हम इन लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम और एफिशिएंटली अपने वांट्स को जो कि अनलिमिटेड है कैसे सेटिस्फाई करवाए, और ये भी मद्देनजर रखे कि हमें किस चीज को पहले तरजीह देनी होगी और किस चीज को बाद में तरजीह देनी होगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज से हम एक ही रिसोर्स से बहुत सारी चीजें बनते हैं। हमें देखो, जैसे मिसाल के तौर पर कॉटन है, मैंने इससे पहले भी बोला, कॉटन से हमको लेट अस सपोज वो सर्जिकल काम के लिए भी यूज होता है, लेकिन कपड़ों के लिए भी यूज होता है। लेकिन अब आपको सोचना है, वो आपको कौन बताएगा, लेकिन वो सोचना कौन बताएगा? वो आपको इकोनॉमिक्स बताएगा कि अभी जाके आपको नीड किसकी है, आपको क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा ये है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, मगर इन रिसोर्सेज से, और लिमिटेड भी है, और ये भी है कि रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है। एक ही रिसोर्स से 10 चीज बनते हैं। अब आप किस चीज को तरजीह दोगे वो इकोनॉमिक्स सिखाएगा। और इस रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है और जिनके अल्टरनेटिव यूज भी है, अब इससे आप ह्यूमन वांट्स जो कि अनलिमिटेड है उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे, वो सारा इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। अब आगे आते हैं, सर जी आपने सब कुछ बोला, लेकिन अब बोलिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए सबसे पहले वर्ड से ही समझ आता है, माइक्रो मीन्स छोटा, यहां पे लिखते हैं छोटा, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है छोटे पैमाने पर। जो इकोनॉमिक्स आप छोटे पैमाने पे चलाओगे, छोटे पैमानों, छोटी छोटी चीजों में देखोगे इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है। जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मिसाल मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूंगा, प्रोड्यूसर अपनी लेवल पे देखेगा, कंज्यूमर अपनी लेवल पे देखेगा, फर्म्स अपनी लेवल पे देखेगा। यानी इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई चीज, मतलब देखो जैसे मिसाल मैं हूं, प्रोड्यूसर हूं, लेट्स सपोज मैं प्रोड्यूस करता हूं कोई चीज, या मैं कंज्यूमर हूं। मुझे कंज्यूमर के तौर पे सोचना है कि मैं किस प्रोडक्ट को कंज्यूम करूं, कैसे कंज्यूम करूं, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे सच दैट मैं इकोनॉमिकली मतलब सारा मतलब इसको बोलते हैं स्टेबल रहूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहूं। तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उस वक्त जो हम इकोनॉमिक्स डील करते हैं ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक्स के साथ, जो लेकिन किसकी मतलब डिसीजन मेकिंग बनाता है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे प्रोड्यूसर की, उस बंदे की क्या डिसीजंस होने चाहिए, वो कौन सिखाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मगर
मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको वो डिसीजन सिखाता है जो पूरी एंटायर कंट्री की इकोनॉमी के बेस पे होता है। यानी इस मैक्रो इकोनॉमिक्स पे सारी कंट्री की इकोनॉमिक्स डिपेंड होती है, सारी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड होती है। जो भी कंट्री में डिसीजंस होते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड, वो सारे किस सब्जेक्ट से आपको पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बता देता है। जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म्स आ जाती है जो अपना डिसीजन मेकिंग, जिसमें उनको अपना डिसीजन मेकिंग समझ आता है कि हमें किस तरह से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेगा होल कंट्री की इकोनॉमी कैसे बेटर होगी, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स आपको सेट करने पड़ेंगे, किस वक्त पे कौन सी कंडीशंस रखनी पड़ेंगी, वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेगा। इसमें इसका मतलब अगर आपको कोई बोलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट डील होता है, उसमें एग्रीगेट आउटपुट, यानी अब देखो उधर होता था एक प्रोड्यूसर खाली अपनी प्रोडक्शन कंपनी का देखता था, मेरा आउटपुट, मेरा 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 आउटपुट। कंज्यूमर खाली देखता था मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। वहां पे हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे सोचता, लेकिन मैक्रो में सोचना है पूरी कंट्री को। अब यहां पे पूरी कंट्री एज अ होल आ जाएगी, इसलिए एग्रीगेट आउटपुट। अब इसमें नेशनल इनकम, एक नेशनल इनकम होता है जिसमें जीडीपी वीडीपी आपको कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, तो वो सारा इसी में देखा जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, टैक्सेस कितने रखने हैं, ठीक है, ये बहुत सारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के यही होता है। देखो जब मिसाल उनको लगता है कि मार्केट में ज्यादा मनी आ गया तो वो क्या करते हैं, पैसे रुकाते हैं। जब उनको लगता है मार्केट में पैसा नहीं है, ये कौन करता है, गवर्नमेंट करता है सारा। जब उनको लगता है मार्केट में पैसों की कमी हो गई, लोग जो है वो कुछ खरीद नहीं सकते हैं, पैसों ज्यादा महंगाई हो गई, वो क्या काम करते हैं, पैसों को ज्यादा देते हैं। तो ये सारा डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का काम है, ठीक है। ये आगे जाके हम सारा डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो अब देख लिए उसके बाद दूसरा डिफरेंस, इट टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ द होल इकोनॉमी। सारी इकोनॉमी देखिए कंट्री की इकोनॉमी है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें उसके साथ गरज नहीं कि मिसाल फलानी प्रोडक्शन कंपनी ने कैसे अपनी इकोनॉमिक्स को मेंटेन किया, हम कौन से पैरामीटर सेट किए, किस वजह से उनका फॉल हो गया, कैसे वो अपने आप को वापस मतलब उसको क्या बोलते हैं, डेवलप करे, वो हमारा कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न होता है स्मॉल कंपोनेंट्स के, ठीक है। मिसाल मैं प्रोडक्शन कंपनी हूँ, स्मॉल कंपनी, अच्छा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल लिया जाता है। अब उसके बाद जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें प्राइस डिटरमिनेशन के लिए, मतलब ये किसके साथ डील करता है, प्राइस डिटरमिनेशन के साथ, लेकिन किस में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मिसाल मैं अलग एक कंपनी हूं, अलग एक प्रोडक्शन कंपनी हूं, मैं कैसे अपना प्राइस डिटरमाइन करूं प्रोडक्ट्स का, वो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाएगा जनरल प्राइस लेवल कैसे इकोनॉमी में सेट करनी होती है, ठीक है। जनरली कैसे पूरे एज अ होल नेशन को मद्देनजर रखते हुए जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है, वो कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये पूछा जा सकता है, बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है प्राइस थ्योरी। बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं इनकम थ्योरी, ठीक है। तो याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट में इतना याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाएगा कि कंज्यूमर को अपनी वांट्स मैक्सिमम एफिशिएंट तरीके से कैसे सेटिस्फाई करने हैं, यानी अपने गोल्स को उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। और प्रोड्यूसर को यह सिखाएगा कि आपके गोल्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है, यानी आप अपने प्रॉफिट को कैसे ज्यादा अटेन कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी सारी चीजों को, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के रिलेटेड जो भी उसकी सक्सेस होती है, जो भी उसके गोल्स होते हैं, तो वो उसको हेल्प करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स उनके गोल्स को अचीव करने में, ऑप्टिमाइजेशन लाने में। लेकिन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, अगर आप चाहते हो हमारी कंट्री जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें मतलब हमारी कंट्री को बताएगा कि भाई जी आप ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, मगर माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में नहीं बताएगा कुछ। तो आई होप आपको माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ आई होगी। तो आगे चलते हैं हम, एक और इकोनॉमिक्स होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्यों होता है, देखो क्यों, देखो आपको पता है जो आज का वर्ल्ड है, कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रहती है, मतलब अलग तो कोई कंट्री नहीं है ना, हर किसी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है ना, हर, क्योंकि हम मानते हैं, देखो हम एक दूसरे के हमसाए हैं, सारे कंट्रीज के नेबर्स होते हैं, देखिए हम जैसे हम घर में होते हैं, हमारे हमसाए होते हैं, नेबर्स होते हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प पड़ती है कि नहीं, इसीलिए हर कंट्री को अपने नेबर्स के साथ लिंक्स होती है,
ठीक है। जैसे कैसे होती है उनको लिंक्स थ्रू ट्रेड, वो ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, फॉरेन कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट, मिसाल कोई कंट्री किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस वक्त जो इकोनॉमिक्स डील करती है इन चीजों के साथ, जहां पर इंटरनेशनली बहुत जो दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा डीलिंग होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, वहां पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपका हेल्प करेगा। और एक चीज है पब्लिक फाइनेंस, जिसको पब्लिक इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस में हम कंसर्न करते हैं इनकम और रेवेन्यू जो जनरेट होता है, ठीक है, जो जनरेट होता है, या जो भी आपको खर्चा लगा, जितनी भी पब्लिक मतलब पब्लिक अथॉरिटीज को खर्चा लगा, ठीक है, वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जितना भी आपको पब्लिक अथॉरिटीज पे, पब्लिक प्रॉपर्टीज पे जितना भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितना भी इनकम आ रही है और जितना एक्सपेंसेस खर्च हो रहा है, वो सारा इसमें डिस्कस किया जाता है, कैसे किस चीज को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसका स्कोप जो है, यानी पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन चीजें कवर होती है, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी लोगों में कितना खर्चा हो गया, पब्लिक पर कितना खर्चा हो गया, पब्लिक रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया, पब्लिक डेब्ट, ओके, डेट कितना है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल फाइनेंस, ये किस में कवर होते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स में। अब एक और होता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। देखो जो कंट्रीज होती है ना, कंट्रीज के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक होता है डेवलप्ड, दूसरा होता है डेवलपिंग, तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, देखिए आप भी गूगल कर लो, कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी है ना। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इंडिया इन तीनों में से कौन सी कंट्री है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, और ये किस पे बेस किया, मतलब ये कैसे ये कंट्रीज को कैसे दाग दिया जाता है, मतलब एक बताया जाता है कि ये डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलप्ड है। इसके कौन से पैरामीटर्स देखे, कौन से ऐसे पैरामीटर्स देखे जाते हैं जिन पर यह डिसाइड किया जाता है फलाना कंट्री डेवलप्ड है, फलानी कंट्री डेवलपिंग है। तो वहां पर आपको जो इकोनॉमिक्स डील करता है ना, जो आपको ये हेल्प करता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स से हमको ये समझ आता है कि हम अपनी मतलब ग्रोथ कैसे करें, हम अपनी इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए, ठीक है। तो वो चीजें, अच्छा ये भी हम देखते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कि अगर हमें कोई चीज रोक रही है तो वो कौन चीजें रोक रही है और उनको कैसे हम खत्म कर सकते हैं। ऑब्स्टैकल जो होते हैं डेवलपमेंट के लिए वो भी देखे जाते हैं। तो इसमें अब हम बोलेंगे कि डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री को किस क्राइटेरियन से मतलब बताया जाता है कि ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है। उसका आ जाता है पर कैपिटा इनकम। और एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इन दोनों को हमको पढ़ना है, आप घबराइए नहीं, दोनों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दे रहा हूं कि किस में क्या चीज होता है। फिलहाल आपको थोड़ा आप समझ लीजिए कि ABCD चल रहा है इकोनॉमिक्स का, क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास दूसरा होता है हेल्थ इकोनॉमिक्स। देखिए जो भी आपके पास इकोनॉमिक्स डील करेगा ना हेल्थ के साथ, जैसे हेल्थ में आपको क्या करना है, कौन से मेजर्स लेने हैं, ठीक है, कौन सी मतलब आपको उस पर कैसे इकोनॉमी खर्च करनी है, ठीक है, किस मिशन पे, मिसाल के तौर पर रूरल हेल्थ मिशन है एक, ठीक है, उस पर कैसे इकोनॉमी मतलब उस पर कैसे इकोनॉमी इसको क्या बोलते हैं ये मतलब यूज करनी है, कैसे प्राइजेस को कंट्रोल करना है, बाकी सारी चीजें उसमें हेल्थ के रिगार्डिंग ही डिस्कस होती है। एक चीज होता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास हमें पता है ये चीज कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते हैं। और दूसरा चीज, जो पोल्यूशन होता है उसको हम कैसे बचाए, यानी अपने एनवायरनमेंट के साथ हम कैसे वेलफेयर मतलब उसके वेलफेयर के लिए काम कैसे करें, अपने एनवायरनमेंट के वेलफेयर के लिए काम कैसे करना है वो हमें दिखाता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। वो बताएगा, वो हमें बताएगा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना आपके इन्वायरमेंट में, आपके इकोलॉजी में, उनको आप कैसे दुरुस्त कर सकते हो, उनकी रिलेशंस क्या है बिटवीन, यानी इकोनॉमी और एनवायरमेंट को आपस में कैसे लिंक करना है, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करता है, कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करता है, वो चीजें आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स बताता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना इकोनॉमिक्स में वो है बेसिक। अब आता है बेसिक इकोनॉमिक्स, ये सबसे बड़ा चीज है इकोनॉमिक्स में, सबसे बड़ा चीज इकोनॉमिक्स में यही है। देखो क्या है, वांट्स अनलिमिटेड। मैंने 1000 बार कह चुका हूं इसीलिए और सुन लो। वांट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आपकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा,
लेकिन आपके रिसोर्सेज लिमिटेड। अब इन वांटेड जो अनलिमिटेड है, इनसे आप मतलब सॉरी रिसोर्स जो लिमिटेड है, इनसे आप अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करोगे, ये आपके पास प्रॉब्लम बन गई। ये क्या आपके पास प्रॉब्लम बन गई? इसका मतलब ये हो गया, अब आपको चॉइस लेनी पड़ेगी कि आप किस वांट को सेटिस्फाई पहले करोगे और किस वांट को नहीं करोगे। इसका मतलब यहाँ पे चॉइसेस आ जाती है, चॉइसेस प्रोड्यूस हो जाती है। देखो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, उसमें तीन चीजें आती है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं, देखो मैंने बोला ना वांट्स कौन सी पहले सेटिस्फाई करनी है। देखो वांट्स तो बहुत सारे हैं। वांट्स में आ जाता है मिसाल, किसी को लेज खाना है, किसी को आटा चाहिए, किसी को फलाना चाहिए, किसी को फलाना चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, किसी को सुपर कंप्यूटर चाहिए, किसी को कोई और चाहिए, किसी को फर्नीचर चाहिए, किसी को और चीज चाहिए। अब आपको पहले ये डिसाइड करना है इकोनॉमिक्स में, भाई प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के लिए कि भाई मैं पहले कौन सा चीज बनाऊं, मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो नंबर वन, यानी वांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चूज करना है कि मैं किस वांट को पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद और मैं अगर मैंने कोई चीज प्रोड्यूस भी किया तो मैं उसको कैसे प्रोड्यूस करूं, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या मैं लेबर यूज करके प्रोड्यूस करूं कि मैं मशीन्स का यूज करके प्रोड्यूस करूं, कैसे करूं। फिर उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हमारे सोसाइटी में होते हैं रिच पीपल, जैसे पुअर पीपल होते हैं। मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो खाली का खाली रिच पीपल के लिए जाए और पुअर पीपल को हम इग्नोर करें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पुअर पीपल को ही ले रिच पीपल को इग्नोर करें। तो अब मसला आ गया तीन प्रॉब्लम्स का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम मशहूर है इकोनॉमिक्स में। ये प्रॉब्लम है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन भी आगे आ जाएगा, आप घबराइए मत। इकोनॉमिक्स सारे चीजों को डिस्कस कर लेता है, तो यही प्रॉब्लम है जिसको इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है। अब देखिए सबसे पहला चीज प्रॉब्लम नंबर वन, सर जी हमको क्या बनाना है, कितना बनाना है, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। देखिए अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। इसमें आपको डिसाइड क्या करना पड़ता है, क्या हम फूड के मटेरियल्स को प्रोड्यूस करें कि क्लोथिंग के मटेरियल्स को प्रोड्यूस करें, कि हाउसिंग के मटेरियल्स को प्रोड्यूस करें, कि लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करें, कौन सा गुड प्रोड्यूस करें। ठीक है, फिर अगर आपने अपने कोई प्रोड्यूस भी किया, फिर उसको कितना प्रोड्यूस करें, फिर उसको कितना प्रोड्यूस करे। ये नंबर वन प्रॉब्लम होती है। इसमें आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेज एजुकेशन, क्या हमें एजुकेशन और हेल्थ में रिसोर्सेज यूज करने चाहिए या हमें मिलिट्री सर्विसेज में करने चाहिए। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना, दोनों के लिए दोनों हमारी जरूरत है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ना कि एजुकेशन में तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, इकोनॉमिक्स ही इसको सॉल्व करेगा। आगे आगे देखो क्या होता है। अच्छा, वेदर टू हैव मोर कंजप्शन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स, मतलब हम इन्वेस्टमेंट गुड्स मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करें कि कंजप्शन गुड्स प्रोड्यूस करें, यानी कि जो कंज्यूम होते हैं, जल्दी कंज्यूम होता है, इन्वेस्टमेंट होता है जिसपे इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, तो कौन सा गुड बनाएंगे, तो ये भी सोचने वाली बात है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाएगी। अब हम स्पेंड किस पे ज्यादा करें मनी, बेसिक एजुकेशन पे या हायर एजुकेशन पे, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब मसला है हाउ टू प्रोड्यूस, क्या हम लेबर का यूज करके यानी मजदूरों का यूज करके हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या हम कोई इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कोई मशीन्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही इसमें देखा जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस में ये प्रॉब्लम आती है कि हम मशीन्स का यूज करेंगे या मशीन्स का अगर यूज करना है कितना ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, लेबर का कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी हमें किसके लिए बनाना है। हमें पता है सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, कुछ सेक्शंस, अब ये आपको बताना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट किसके लिए ज्यादा जाना चाहिए और किस चीज किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन को कौन सा चीज ज्यादा मिलना चाहिए, कौन सा चीज कम मिलना चाहिए। ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम है। अब आपको मसला यहाँ पे आ रहा है किसको कैसे, मतलब कौन सी चीज ज्यादा देनी है, किसको कौन सी चीज कम देनी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में आपको देखना पड़ेगा कि हर कोई सोसाइटी में जो भी लोग हैं ना, उन सब को जो भी वो अमाउंट कंज्यूम करते हैं ना, मिनिमम अमाउंट, कम से कम वो देखना पड़ेगा आपको कि कम से कम जो भी उनका कंजप्शन है ना, सारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सारों का मद्देनजर आपको रखना है कि कम से कम कोई ना छूटे ऐसे, कम से कम सारों की जितनी भी मिनिमम कंजप्शन है वो हम सारी फुलफिल करें। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे अब आते हैं, ये प्रॉब्लम्स तो आ गई, लेकिन अब आते हैं इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसने बताया। याद रखना है बेटा,
इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसने बताया? उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या नाम है उसका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, इसमें कैसे क्या करते हैं चीजों को, ठीक है, इंशाल्लाह वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, वो भी हमें कल देंगे इंशाल्लाह। तो आप घबराइए मत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम अपना लेक्चर रखेंगे। इंशाल्लाह कल आपके लिए और एक लेक्चर लाऊंगा। उसके साथ ही हमारा पहला टॉपिक जो है सिलेबस का, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बेस्ट फॉर्म में हर कोई चीज प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ा चीज मुझे आप ये बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज है क्या वो आपको चाहिए कि नहीं। सबसे पहला चीज, अगर आप इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज चाहते हैं मुझसे कि मैं क्रिएट करूं, तो आप मुझे बताइए वो मैं कैसे बनाऊं। क्या मैं हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज डिस्कस करूं, या सारा इकोनॉमिक्स को पहले कंप्लीट करें उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे? ठीक है, तो इसको भी आप जवाब देंगे। तो सबसे पहला चीज, क्या मैं एमसीक्यू बनाऊं कि नहीं। नंबर 2, सारे आंसर कीजिए लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दूसरा, आप ये भी डिस्कस कीजिए कि मुझे हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू लाना ठीक हो रहेगा आपके लिए, या आप चाहते हो कि मैं सारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके फिर सारे इकोनॉमिक एमसीक्यूज डिस्कस करूं। नंबर 2। नंबर 3, मुझे आप ये बताओगे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, हर टॉपिक पे मैं कितने एमसीक्यूज लाऊं आपके लिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहूंगा 40, 60, 80 कितने लाऊं। एक टॉपिक पे आप मुझे बताइए कितने एमसीक्यूज, 40 लाऊं, 60 लाऊं, 80 लाऊं, कि उसके बाद भी कुछ लाऊं। ठीक है, या आप मेरी सजेशन ये है कि अगर हम एमसीक्यू स्टार्ट भी करते हैं, हम टॉपिक वाइज 20 to 40 क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, और उसके बाद लास्ट में जब सारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा ना, फिर लास्ट में 200-300 क्वेश्चंस रखेंगे ताकि सारा इकोनॉमिक्स रिवाइज हो जाएगा उन क्वेश्चंस की वजह से। तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है। ये तो मेरी राय तो यही है, लेकिन मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। तो उम्मीद है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में सारे आंसर करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।